एक हाँ, पहले जगदीश में थी, उसके बाद फिर मैं मैना कैसेट में गया। हाँ। उसमें इनकी आई थी, राजेंद्र जी की और सुनील जी की। अच्छा अच्छा। और फिर मैना के जो मालिक हंसराज जी, उन्होंने एक सोनोटेक कंपनी से नाम से और कंपनी लगाई थी, उसमें वो भजन करते थे। तो उसमें एक दिल्ली के कलाकार थे राकेश काला जी, अच्छा जो अच्छा। काफ़ी मशहूर थे उस समय। हाँ जी। तो हंसराज जी ने मेरे को ट्रैक दिया था। हरियाणवी फिल्म आई थी चंद्रावल, उसके गाने बहुत फेमस थे, उनका ट्रैक दिया था कि भी इनके ऊपर लिखो। तो उसके ऊपर मैंने शीतला माता गुड़गांव वाली के भजन लिखे थे। और तो हंसराज जी ने कहा भी नमस्कार भाई, हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर धीरेन्द्र की अपने फेसबुक पेज पे और हरियाणवी कंटेंट चैनल के ऊपर स्वागत है। आज बैठे हैं भिवानी, बहुत अच्छे कलाकार और बड़े बड़े रागनी कलाकारों को और भजन कलाकारों को भजन देने वाले, बहुत सारी रचनाएं देने वाले और काफ़ी लंबे समय से इस हरियाणवी संस्कृति में अपना समय गुजारने वाले एक बहुत अच्छे कलाकार के पास में बैठे हैं। इंट्रोडक्शन उनके खुद के मुंह से करवाएंगे। तो सबसे पहले राम राम आशीष जी। राम राम धीरेन्द्रनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ आए। और सभी दर्शकों को, हरियाणवी कंटेंट देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो सबसे पहले पहला ही सवाल मास्टर जी को आपका इंट्रोडक्शन एक बार, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग जाना है भाई मास्टर जी ने, लेकिन हमारी इच्छा है कि इनके मुंह से एक बार सुने भाई। तो मास्टर जी एक बार इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम नरेंद्र रोहिल्ला हाँ जी। और गांव मेरा सासरौली है। हाँ जी। और अभी फ़िलहाल मैं भिवानी में रहता हूँ, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन मैं अपने भजन और रागनी में नरेंद्र सासरौलिया के नाम से नरेंद्र सासरोली। छाप लगाता हूँ। बिल्कुल। और इसी नाम से लोग मेरे को जानते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो भाई मास्टर जी का ये परिचय और धीरे धीरे जो भी इंटरव्यू है आगे बढ़ता रहेगा, उसके अनुसार आप क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो मास्टर जी कुछ बजाना, जैसे सबसे पहले आप भाई लेखन का कार्य करो, हाँ जी। तो लेखन के अलावा जैसे हरियाणवी संस्कृति के अंदर जो साज बाज है उनका भी थोड़ा बहुत नॉलेज, कोई चीज़ बजा भी लो? मटका बजा लेता हूँ। मटका बजा लो। चलो बहुत बढ़िया। मटका भी पुराने दौर का, जैसे राजा कृष्ण जी गाया करते उस दौर वो का, गजब आया था जी वो तो। धीमी चाल जो होती थी वो। हाँ जी। आजकल तो बहुत फास्ट हो गए, नए बच्चे आ गए, हाँ, अलग उनके टाइप का बराबर सिस्टम में हो तो गया। नहीं बजा पाते, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन उस टाइम बजा लेते थे। मतलब उस टाइप का बजा लो। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और कोई चीज़ मतलब भाई आपने कोशिश नहीं करी या फिर कदे मौका ही मिलने का कोई? नहीं, कोशिश थी बेंजू सीखने की, हाँ जी। लेकिन माहौल ऐसा रहा कि नज़दीक में कोई सिखाने वाला था नहीं और दूर हम नहीं जा पाए, तो इसलिए वो रहेगी। इच्छा अब भी है, हाँ जी। लेकिन वही है कि नज़दीक में कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा। मास्टर जी आप लेखन का कार्य करो हो, तो आपका जो एजुकेशन है वो क्या है? मैट्रिक पास हुई, मैट्रिक पास कहाँ से कर रखी आपने? गांव से की थी, सासरोली गांव से? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल से। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद में फिर एजुकेशन अपना लिया नहीं, या फिर कोई ऐसी कुछ नहीं, समस्या? उसके बाद में फिर जो रुझान है वो रागनियों में हो गया। हाँ जी। और 10वीं भी ये मान लो कि बस कर ही ली। हाँ जी। उसके बाद में फिर घर वाले तो बोल रहे थे आगे पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा ध्यान रागनियों में था। हाँ हाँ। तो मैंने बोल दिया भी ये पैसा खराब करना है तो अलग बात है, जहाँ भेजोगे चला अपना जाऊँगा, मना है लेकिन मेरे बस का नहीं है अब आगे पढ़ाई अच्छा करना। अच्छा। तो कोई ऐसी चीज़ हो तो बता दो कि भाई जिसमें बिना पढ़े पास हो जाते हों। तो बड़े भाई थे अपने, उन्होंने बोला भी ITI कर ले, फिर तो उससे नौकरी ना मिलेगी तो अपना काम तो है ही। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने ITI की थी। अच्छा वहीं से? हाँ जी, भिवानी से। भिवानी से ITI भिवानी से की थी, प्रिंटिंग की। अच्छा अच्छा। अच्छा एक चीज़ होएगा मास्टर जी, जिस तरह आप मान लो किसी भी स्कूल है, कॉलेज है, कहीं भी हम एजुकेशन ले रहे हैं और काव्य भी कविताई करने का शौक है, तो वहाँ स्कूल में शुरुआत में कोई इस प्रकार की आप घटना आपके साथ में घटी कि आपने भी कोई काव्य लिखा, कविताएं लिखी, आप पसंद करी? हाँ, स्कूल में हर शनिवार को बाल सभा के प्रोग्राम हुआ करते थे। हाँ जी। हाँ तो जब शुरुआत में तो थोड़ा सा झिझक थी, नहीं उठे थे, लेकिन मन में थी। एक शनिवार बीता, 2 बीता, फिर वैसे क्लास में चुटकुले वगैरह बोलते रहते थे। तो बच्चों ने PTA मास्टर होते थे जो बाल सभा को चलाते थे, हाँ हैंडल करते उन्होंने फिर ज़बरदस्ती से खड़ा कर लिया। बोले तू जब सारे दिन बोलता रहता है तो यहाँ हाँ भी बोल। सुना फिर वहाँ था। चुटकुले से शुरुआत करी। अच्छा अच्छा। उसके बाद में फिर सबसे पहले जो मैंने लिखा था राजीव गांधी
की डेथ हुई थी 1991 में। अच्छा अच्छा उनके ऊपर मैंने पूरी 8 रागनियाँ लिख दी थी। उस समय अच्छा रिबन वाली कैसेट चलती थी, हाँ हाँ तो उसमें 8 रागनियाँ 7 या 8 रागनियाँ आती थी। अच्छा अच्छा तो कोई भी चीज़ लिखो तो आपको 7 या 8 लिखनी पड़ती थी। तो उसके ऊपर मैंने 8 रागनियाँ लिख दी, लेकिन किसी से संपर्क नहीं था। कितनी एज थी उस टाइम? मेरी एज रही होगी 15 साल। मतलब उस टाइम मतलब 8 10वीं 9वीं 10वीं 9वीं में था। 9वीं क्लास के। तो मतलब आपने 8 रागनी लिख दी। हाँ 8। कोई का दी रचना? वैसे तो देखो इतना पुराना समय हो गया भैया। नहीं, उनमें से ध्यान नहीं है, लेकिन पूरा इतिहास बना दिया था 8 में। मतलब राजीव कहाँ से कैसे गई, कैसे मारा, तो सारा हो गया था। चलो चलो। तो वहाँ मतलब जैसे आप स्कूल में भाई आप वो थे उस टाइम, तो ये चीज़ें आपके साथ में हुई। हाँ जी, आपने रागनियाँ भी लिखी। हाँ वो मैंने बाल सभा में भी गाई। यो को नहीं आगे जी कई बार जिस तरह आप कोई का दानू मिल जाए उसके ऊपर 2 4 लाइन बना के ना उसमें ये ऐसा हुआ मार दो आप था, ऐसा हुआ था, हम ITI में बैठे थे, हाँ तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल सर थे। हाँ जी वो थोड़ा सा मतलब टाइट थे अच्छा अच्छा पढ़ाई को लेके, हाँ हाँ और हम लूज थे। लूज की वजह से तो ITI में गए थे। अच्छा तो वो एक तरह से दोस्ती दुश्मनी वाली सी बात हो गई थी। तो दिमाग में आ गया कि भाई इनके ऊपर कुछ लिखूँ मैं। हाँ जी तो उसके ऊपर मैंने पूरी रागनी लिख दी थी, गुरु जी के ऊपर है। गुरु जी के ऊपर। अच्छा तो वहीं पे बैठे थे, एक साथी थे मेरे साथ में, ITI करते थे कलंगा से। हाँ जी वो कहने लगे भाई जब तू इतना लिख लेता है हम्म। तो किसी कलाकार को क्यों नहीं देता ये? हाँ तो मैं कभी मैं तो तो जानता 1 2 नहीं। लाइन याद है वो जो अपने गुरु जी के ऊपर? नहीं, याद नहीं है। तो मतलब वो कॉमेडी टाइप की थी बात। हाँ कॉमेडी टाइप में, मतलब उनकी तरफ से तो अच्छा था कि भी वो बच्चों के लिए वो हैं, लेकिन हमारे लिए वो था कि भी हम इस काम के लिए तो आए ही नहीं हैं, और वो फिर वही काम मिल गया ठीक है बात जिससे बचते आए थे, वही काम ये फेल हो रहा था। उसके ऊपर वो थी। है। अच्छा अच्छा एक प्रकार की कंट्रोवर्सी थी। हाँ जी। चलो चलो। तो फिर इस प्रकार से मासा जी मतलब आपने ITI के अंदर लिखना शुरू करा और आपके दोस्तों ने बताया कि भाई बोला कि भाई तो किसी कलाकार को दे। तो मेरे पास सबसे पहले यही बात करेंगे। एक सबसे पहले तो ये करेंगे, आपने आज तक अपना जीवन के अंदर कितने की भजन रागनी लिख ली? 2000 के आसपास। 2000 के आसपास में। उनकी जो कलेक्शन है इकट्ठा करना, संग्रह कैसे करके आपने? अभी कुछ तो पुरानी मेरे पास नहीं मिल रही, जैसे जैसे कापियाँ मिल रही हैं उनको ढूंढ रहे हैं। और अभी गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप है डॉक्स, हाँ जी उसमें मैं उनको नोट कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे को मिलती जा रही है, जो नहीं लिख रहा हूँ वो तो उसमें लिख ही रहा हूँ। कुछ छपवाने का काम वगैरह किसी नहीं, छपवाने का भी नहीं किया। अपना नहीं करते? अब बात करेंगे मासा जी के जिसमें आपने जो काव्य लिख रखा है उसका रस की है। मैंने वीर रस पे भी लिखी है, देशभक्ति की रागनियाँ। हाँ जी और जी श्रृंगार रस पे भी लिखी हैं। और जो अपने किस्से होते थे, किससे भी नल दमयंती, गोपीचंद का पूरा इतिहास लिख दिया था, लेकिन वो अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल है नहीं। 10-12 रागनियाँ हैं उनमें से। और फुटकर रागनियाँ लिखी, फिर कोई किसी किस्से की, कोई किसी किस्से की। हाँ हाँ जी हाँ जी। इस प्रकार से आपने लिखी। तो फिर ये जो आपने बात लिखी है, जैसे आप बता रहे हो किससे किसी रागनी कलाकार को देने का काम भी किया आपने? कई कलाकारों के साथ घूमा मैं, लेकिन उस समय नहीं आया। उस समय जब ये दौर था श्रृंगार रस का, चटपटी रागनियों का, अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे पास थी सारी ये सभ्य चीज़। सब बेचे थे। उस समय सभ्य गाने वाले थे मास्टर सतवीर और पाले राम जी। हाँ जी हाँ जी उनके पास मेरी हिम्मत नहीं हो जाने की, हाँ। क्योंकि वो बड़ा स्ट्रिक्ट एक अलग से ही ऐसा मतलब महसूस होता था कि भी ना ये तो दूसरी चीज़ है इनके पास में। मतलब उनसे तो बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। हाँ थोड़े अलग टाइप के हाँ, थे। तो इस करके वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने देखा भी मार्केट जब ये है, तो फिर मैंने कुछ श्रृंगार रस की रागनियाँ लिखी। और शुरुआत में राजेंद्र खरकिया जी से मिला मैं, हाँ जी तो उनको रागनियाँ पसंद आई, रख ली। भाई करेंगे रिकॉर्ड 2-4 उन रंग बताए, उन रंगों पे मैं और लिखता रहा, लेकिन वो नहीं हुई। ऐसे करते 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 किसी प्रोग्राम में पास सीनियर से मुलाकात हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको रागनियाँ दिखाई, तो उसको रागनियाँ पसंद आ गई। तो जगदीश कैसेट होती थी उस समय, हाँ उस समय उसने सबसे पहले जो है पासी नीयर ने रिकॉर्ड की कब से की बात होंगी जी? थी। ये हैं जी 1998 की। 98 के बाद है। उस टाइम मतलब पास से आपने रागनी दी थी, हाँ जी। या फिर उन्होंने खुद ने ली थी, या फिर आपने नहीं, मैंने दिखाई थी प्रोग्राम अच्छा, में अच्छा। कि मैं जो लिखता हूँ ये रागनियाँ हैं, तो उनको पसंद आई।
और उन्होंने फिर जल्दी रिकॉर्ड भी कर दी थी। जगदीश कैसेट। हाँ जी, उसके बाद फिर एक कैसेट राजेंद्र खरकिया की आवाज़ में भी आई। अच्छा अच्छा, आपकी ही? हाँ, मेरी लिखी हुई। अच्छा, और एक सुनील दुजानिया की आवाज़ में भी आई थी। 2000 के बाद? 2000 से पहले 1998 1998 में। ठीक 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 है। तो फेमस कंपनियां मतलब ये भाई सोनोट आपने बताया कि एक हाँ, पहले जगदीश में थी, उसके बाद फिर मैं मैना कैसेट में गया। हाँ। उसमें इनकी आई थी, राजेंद्र जी की और सुनील जी की। अच्छा अच्छा। और फिर मैना के जो मालिक हंसराज जी, उन्होंने एक सोनोटेक कंपनी से नाम से और कंपनी लगाई थी, उसमें वो भजन करते थे। तो उसमें एक दिल्ली के कलाकार थे राकेश काला जी, अच्छा जो काफ़ी मशहूर थे उस समय। हाँ जी। तो हंसराज जी ने मेरे को ट्रैक दिया था। हरियाणवी फिल्म आई थी चंद्रावल, उसके गाने बहुत फेमस थे। उनका ट्रैक दिया था कि भी इनके ऊपर लिखो। तो उसके ऊपर मैंने शीतला माता गुड़गांव वाली के भजन लिखे थे। और तो हंसराज जी ने कहा भी पहले वाली कंपनियों ने तेरे को क्या दिया लिखने पे? मगर जी जगदीश कैसेट कंपनी ने 8 रागनी यानी एक कैसेट के मेरे को 1500 रुपये दिए। 1500 रुपये दी? ठीक है। तो बोला आप बताओ 1500 लोगे या कमीशन के हिसाब से? मगर जी ये क्या होता है कमीशन? भाई हमें तो पता नहीं। ठीक है। वो बोला कैसेट के हिसाब से जितनी बिकेंगी हाँ जी। उसके हिसाब से, हाँ जी। या 1500, फिर हमारी कितनी बिको ना बिको। तो जी उस समय 1500 रुपये बहुत होते थे। अब मेरे दिमाग में यही पता नहीं कैसेट बिकेंगी कि ना बिकेंगी, ये 1500 हो जाओगे। हाँ अपना लेकिन। मगर जी मैंने 1500 दे दिया। तो उन्होंने उस समय फिर 2000 रुपये दिए 1500 के लिए। और वो कैसेट मेरी 1 लाख से भी प्लस, 1 लाख से प्लस बिकी थी वो। अच्छा। नवरात्रों में, अगले नवरात्रों में फिर उसी कैसेट का नाम टाइटल चेंज करके उन्होंने फिर लगाया 80,000 कैसेटें फिर भी। क्या बात है। फिर हंसराज जी ने मेरे को बोला भी बाद में, बोला देख ये होता है कमीशन, अगर कैसेट के हिसाब से होता है। मगर नहीं, मैं उसी में संतुष्ट हूँ, मेरे लिए वही बहुत थी। ठीक है ठीक है। तो आपने ये चीज़ें 1999 2000 में ये जो सोनोटेक की बात है 2000 की। तो ये फेमस कंपनियां हैं, इन्होंने कभी आपको सम्मानित भी किया? हाँ, सोनोटेक कंपनी हंसराज जी ने किया था। हाँ जी। हाँ, चेक भी दिया था। हाँ जी। एक तो 2000 रुपये तो इसके दिए ही थे, उसके अलावा अलग से जब उन्होंने देखा भी इसका कैसेट तो बढ़िया बिकी है। हाँ जी। हाँ जी। तो एक चीज़ मैंने देखी हंसराज जी की, वो नए कलाकार को भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा। मेरे साथ तो अच्छा व्यवहार किया। बहुत बढ़िया। अब भी मैं जब उनके पास फ़ोन करता हूँ तो मेरे को वैसी ही भाषा में बात की जाती है जब शुरू में की जाती थी। मतलब 20 साल बाद मेरे को ऐसे बात करते हैं जैसे आज भी मेरी बढ़िया उठ बैठे। अच्छे इंसान है भाई। हाँ जी, मास्टर जी ने बताया, बहुत अच्छे इंसान बता रहे हैं। सबका साथ देते हो। बहुत बढ़िया। कोई भी नया कलाकार जाता है उसका, उनके दिमाग में ये नहीं होता कि ये बड़ा कलाकार है ये छोटा कलाकार है। उसके पास जो चला गया वो सुनते हैं, उनको अगर ठीक लगा, हाँ जी। अगर कलाकार गायक है तो उसको ठीक लगा, या लेखक है तो उसको जो भी ठीक लगा, तो उसके लिए वो कलाकार ही है। वो बिल्कुल सही। वो ये नहीं देखते उसका नाम है या नहीं है। बहुत बढ़िया जी। उसके बाद जी अब हम बात कर रहे हैं और कोई फेमस कंपनी जिसमें आपने अपनी काव्य रचनाएं दी हैं? उसके बाद फिर टी सीरीज़ में लिखा था। टी सीरीज में गया मैं अपने भजन लेके सोनोटेक के बाद। तो वहाँ पे मैंने बोला मखर जी ऐसे ऐसे मैं भजन लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला भी किसकी आवाज़ में करवाना चाहते हो? हाँ जी। तो मैंने बोला जी लखवीर सिंह लखा, उस समय फेमस थे वो। क्या बात। मगर जी उनकी आवाज़ में। तो उन्होंने बोला भाई देखो उनकी आवाज़ में अगर करना है तो हम आपको एड्रेस दे देंगे, पता बता देंगे उनका, आप वहाँ जाओ उनसे मिलो, उनको अगर समझ में आ गया तो वो गा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात। ये खर्चा सारा आपका रहेगा। अच्छा अच्छा। तो मखा जी कहाँ रहते हो? तो उन्होंने टाटा नगर बताया। तो मेरे लिए तो बहुत दूर था टाटा नगर, मैंने तो ये भी नहीं पूछा है कहाँ। मखा जी वहाँ तक तो और कोई ऑप्शन। तो उन्होंने फिर मेरे को 3 नाम दिए थे। तृप्ति शाक्या जिनका भजन फेमस हुआ था कभी राम बन के कभी श्याम बन के, एक कुमार विशु जो टीवी के कलाकार थे उस समय, और पंडित ज्ञानेंद्र शर्मा। ये 3 नाम दिए थे कि फिर इन 3 नाम में से आप भजन ले आओ, हम इनको दिखा लेंगे, इनको पसंद आ गए तो पहली कैसेट तो होगी जी आपकी ऐसे ही। और अगर वो भजन चल गए तो फिर 500 रुपये एक भजन के हिसाब से, यानी कि अगर 8 भजन आपके आते हैं कैसेट में तो 4000 रुपये हो जाएंगे आपके दे देंगे। और अगर 8 भजन आपके सिलेक्ट हो जाते हैं तो हम 2 कैसेटों में करेंगे, यानी 4 एक में 4 एक में। पहले वाली ऐसे ही जाएगी, अगले वाले में हम आपको पैसे दे देंगे। उसके बाद फिर कंपनी में जॉब लग गया था मैं उसी दौरान 96 में। तो कंपनी में थोड़ा टाइम कम दे पा रहा था, वहाँ चक्कर ज़्यादा लग रहे थे। तो किसी ने ऐसे बोल दिया जी तो वहाँ ज़्यादा रहता है। तो फिर कंपनी ने बोला भी या तो वो कर ले या ये कर ले। अच्छा, वहाँ जॉब कर रहे थे आप? हाँ, मैं फरीदाबाद जॉब कर रहा था इंडिया टेडो ग्रुप में, अच्छा प्रिंटिंग में।
तो फिर मैंने परिवार की स्थिति को देखते हुए भी मगर इसमें तो पता नहीं कब मिलेगा क्या मिलेगा, ठीक है। ये सैलरी हर महीने मिल ही रही है अभी। हाँ बिल्कुल सही बात, तो फिर देखना मैंने पड़ता है भाई। हाँ तो फिर मैंने नौकरी को चुना, मगर ये आप क्या ही करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो उसके बाद छोड़ दिया है मैंने। फिर 2018 में उस जॉब को छोड़ दिया। उसके बाद दोबारा फिर ये शुरू किया और अब अच्छा फिर रागनियों का ना करके अब भजन लिखने शुरू कर। बजर लिखना चाहिए। तो मास्टर जी एक चीज़ भाई, मैं ये क्वेश्चन पहले करने का था लेकिन अब मैं पूछ लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या था कि आपके जो गुरु जी हैं वो कौन है मास्टर जी? मेरे गुरु जी बाली शर्मा जी। बाली शर्मा जी। कब आपने सुमरण किया उनको? मैं देखो जी, उनको बांध तो मैंने शुरू में ही लिया था हाँ जी। और उनके साथ प्रोग्राम में भी गए, लेकिन जो एक वो होती है भाई पगड़ी वगैरह की, पगड़ी वगैरह था। वो अभी थोड़े दिन पहले ही एक अजायब में प्रोग्राम था, हाँ जी। वहाँ सांस्कृतिक समारोह था और भी सम्मान होने थे। तो मैंने गुरुजी से बात की, मेरी ऐसे ऐसे करना है, मेरा काम बाकी है। तो उन्होंने कहा बोले कोई बात को नहीं, मान लिया तो बात तो वही है, मन में मानने की बात होती है। मगर नहीं जी, थोड़ा सा अपनी तरफ से एक उधारी है वही। ठीक है। तो उन्होंने वो जगह बताई थी, वहाँ गए थे और वहाँ पे उनको सुमरण पगड़ी पहना के और सुमन किया था। बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे कलाकार भाई मास्टर बाली शर्मा जी, और उन्हीं को गुरु मानते हैं, गुरु हैं इनके। बहुत बढ़िया था। चलो एक बात करेंगे जब आप जो आपने बताए, किससे बताए कि कुछ किससे आपने लिखे हैं, किसी कलाकार को दिए, वो किससे आपने? मैं बता रहा, कलाकार को दिए थे, वो कापियाँ दी थी। उस समय ये तो प्रिंट का तो था नहीं, फोटो कॉपियाँ होती थी। और फोटो कॉपी ना इतना अपना वो नहीं था, 2 रागनी किसी को दे दी, 2 किसी को दे दी, ऐसे करके दी थी। किसी के पास गायब होगी, कभी कोई मेरे पास से गायब होगी, ऐसे करके वो अवेलेबल नहीं है फिलहाल। उस समय आई नहीं वो, क्योंकि उस समय वो दौर ही दूसरा था। चलो जी मास्टर जी, अब जिक्र करेंगे आप कि किस किस कलाकार ने, किस किस फेमस कलाकार ने जो आपके भजन रिकॉर्ड करवा रखे, गा रखे अपनी आवाज़ में? अभी फिलहाल में सुमित कलानौर है जी, हाँ जी। और एक विजय गुस्कानी है, एक भाई मंजीत पेटवाड़ हैं, और एक TMK म्यूजिक के डायरेक्टर हैं, चैनल भी चलाते हैं अपना और वो गाते भी हैं, पवन कटारिया। एक अंजू सहरावत है, हाँ जी। और एक चैड से है, सचिन? नहीं वो तो बाल कलाकार के रूप में लिखता है अब भी। हाँ। उसी गांव से एक अशोक अच्छा। अशोक चैड़िया लिखते हैं वो। एक शायद आपने बैल की साइड से बताई थी नहीं कोई एक कलाकार? आरती शर्मा आरती शर्मा। बैल से, हाँ जी हाँ जी। और मास्टर सुरेश जी बेरला से हैं, हाँ जी हाँ जी। और मोनू बालंद एक मैम से पीर बदारी डेरा के महंत है बाबा ब्रह्माईनाथ महेंद्राई नाथ जी, हाँ जी हाँ जी। और लक्की शर्मा है करनाल से। करनाल से। हाँ, और TMK म्यूजिक के जितने भी कलाकार हैं उस कंपनी में जो भी है, हाँ वो लगभग तो सब लोग गाते हैं। उन्होंने कहा तो मास्टर जी सबसे पहले नाम लिया आपने सुमित कलानौर। जी। सुमित कलानौर की बात, तो कितने के भजन आपने सुमित कलानौर से दे रखे हैं? सुमित कलानौर के पास सर ऐसे काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन लगभग 150-200 भजन होंगे उनके पास। 150-200 भजन आपके लिखे हुए? हाँ जी, होंगे इतने उनके पास। कुछ रिकॉर्ड हो चुके, कुछ रिकॉर्ड होने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो उनके पास है। तो मेरे ख्याल से हर महीना आप दोहरा ले हैं? ऐसे हर महीने आपके पास माल हैं भजन के लिए? हाँ। अच्छा अच्छा। जैसे मान लो कोई प्रोग्राम आ गया मास्टर जी का, सुमित जी का, तो अपने पहले प्रोग्राम से पहले फ़ोन करेंगे किस चीज़ के लिए? भाई, मान लो उस इस डेरे में जाने लग रहा हूँ और ये भजन आपने लिखना है। हाँ, वो कई बार ऐसा होता है जैसे उसकी कमेटी की कोई फरमाइश हो कि भी हमारा कोई भी कुल देवता है जो भी है उसके ऊपर लिखना है, अच्छा अच्छा। तो आ जाते हैं, उनके फ़ोन कॉल आ जाते हैं कि भी ऐसे ऐसे करना है, तो लिख देते हैं। नहीं तो फिर वो जो भजन है उनके पास वो तो चलिए भाई आपको चल रहा है? हाँ जी। अच्छा एक चीज़ बताओ मास्टर जी, जैसे मान लो आपके पास मन नहीं भजन लिखवाना है भाई, अच्छा जी वो भजन है इस प्रकार से लिखना है, तो कितना समय लगाओ? समय का तो सर ऐसा है, मैंने 3 मिनट में भी भजन पूरा लिखा है। अच्छा और 2-2 साल से अधूरे भी पड़े हैं, अच्छा तो समय का कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। 3 मिनट में मैंने भजन लिखा है, और कई भजन ऐसे भी हैं जो 2 साल से अधूरे पड़े हैं, वो पूरे नहीं हो रहे। वो पूरे नहीं, उसका कारण? बस मैं तो ये मानूंगा कि भाई
मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें। अच्छा। वो कोई शक्ति ऐसी होती है उस समय जो वो ही लिखवाती है। कोई भी शक्ति है, कुछ ना कुछ तो है, तो जल्दी भी हो जाता है। ध्यान दाएं बाएं हो गया तो कुछ समय का भी रह जाता है। कई बार बैठना ही नहीं पाते हम लिखने के लिए, प्रोग्राम में चले गए तो टाइम ही नहीं मिला, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, लिखने के लिए विशेष कोई मतलब जगह निर्धारित कर रखी है या कैसे लिखो? नहीं, कई बार लिखने का तो ऐसा है, जैसे पर्सनल अपने कोई भी चीज़ लिखनी होती है तो जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो कोई थीम आ गई दिमाग में, चलते चलते थीम दिमाग में आ गई, भाई इस चीज़ के ऊपर लिखना चाहिए। जैसे शराब का ही आ गया, कोई भी थीम आ गई, भाई इसके ऊपर लिखना चाहिए। हाँ जी। तो टेक तो कई बार रास्ते में चलते चलते तैयार हो जाती है ठीक है, बात है। और उसको फिर नोट कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसके ऊपर जब भी टाइम मिलता है बैठ के घर में उसके ऊपर फिर काम करते कली हैं। बना लो फिर। हाँ, मेरा ज़्यादातर समय रहता है रात के 9 बजे के बाद हाँ जी। और सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक। हाँ जी। इस दौरान थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चलता है। 4 बजे से सुबह 4 से 6 और रात को 9 बजे के बाद जब तक नींद नहीं आती 10 बजे तक 11 उस बजे टाइम फिर आप लिखने का जो है काम करो। अच्छा अच्छा। तो मतलब जैसे आपने जो लिखने का जो आपका की जगह है, वो कोई विशेष कोई कमरा अलग से बैठो या फिर तक ना, वो जहाँ पे अपना है घर में बैठने का वहीं बैठ वहीं जाओ? पे। हाँ, एकांत कर लेता हूँ मैं। हाँ, डिस्टर्बेंस तो होती हाँ, है ना इस पर। उनको अलग कर देता हूँ भाई, थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ भाई। मतलब यानी मैं लिखता ही उस समय हूँ जब अपना खा पी के एकांत बच्चे हो सो जाता जाते हैं ना, जब एकांत हो जाता हाँ है। जी। और सुबह भी वही जो टाइम है वो मेरा शायद इसीलिए सही बैठता होगा, हाँ जी, हाँ क्योंकि उस समय मेरे को डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता कोई। अच्छा, लेखन के अंदर जैसे आपकी जो वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनका कोई सहयोग है विशेष? नहीं, उनका सहयोग तो नहीं है, लेकिन लिखने के बाद में कई बार नज़र मरवा लेता हूँ, ऐसा लिखा मैंने तो मेरे को भी अच्छा लगता है। उनको भी उन्होंने बोल दिया, फिर सिंगर के पास जाता तो आपकी जो उसने- वाइफ है उनसे? हाँ, बच्चे भी देख लेते हैं कई बार, अच्छा। तो पापा क्या लिखा आज पूछ लेते कई बार। तो जैसे कोई भजन पूरा हुआ तो दिखा दिया उनको भी ये लिखा है, तो वो भी कई बार देख लेते हैं। एक अलग प्रकार का सहयोग है अगर मासा जी, जैसे आपकी वाइफ है, कई बार के परिवार में कुछ इस प्रकार की समस्याएं बढ़ जाए हैं, और एक के परिवार में तो भाई मैं नहीं कहता, लेकिन कई परिवारों में ऐसी समस्याएं भी हैं कि भाई लेखन के कार्य में, गायन के वादन के कार्य में थोड़ी सी अड़चन है, ऐसी कोई समस्या? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई तो समस्या मतलब सहयोग मिला है पूरा? हाँ बिल्कुल। और जब मैं अपना काम करता हूँ तो मेरे काम को कोई डिस्टर्ब नहीं। मेरे काम मान लो कोई काम करना भी है तो आगे पीछे कर लेते हैं, पूरा सहयोग रहता है, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता इस मामले में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक चीज़ शायद मेरे को लगता नहीं बात पूछनी है नहीं पूछनी, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ फिर भी। एक जैसे आप किसी के लिए भजन लिख रहे हो तो उसके लिए विशेष कोई चार्ज? देखो, चार्ज का ऐसा है, जब मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ कोई भी भजन, कोई थीम मिल गई मेरे को, बढ़िया भजन लिखा, वो लिख दिया पूरा, उसी दौरान किसी सिंगर का फ़ोन आ गया, हाँ जी। भाई कोई भजन है नया कोई बढ़िया, तो वो तो मैं वैसे दे देता हूँ। हाँ जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है भी 20 भजन मेरे लिए लिख दे, 10 भजन मेरे लिए लिख दे, तो उनका मैं चार्ज लेता हूँ 1000 रुपये एक भजन के। एक भजन। हाँ जी, क्योंकि उसके लिए मेरे को फिर स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। हाँ, वो भी ये बोल दे भी मेरे 20 भजन लिख देना, चाहे 4 साल में लिख दे, हाँ तो उनके लिए भी फिर फ्री है, क्योंकि उसमें मेरा टाइम हाँ, वो अपने अनुसार फिर भी समय निकाल के। हाँ। चलो मास्टर जी, ये पापा दोबारा से सुमित कलानौर की फेमस भजन कौन कौन से जो आपने उन्होंने गा रखे हैं आपके? सुमित कलानौर के जी चेतावनी भजन हैं हाँ जो ज़्यादा फेमस हुए हैं, और लक्की शर्मा के भी हैं, अंजू शेरावत के भी हैं, हाँ जी। कई कई कलाकारों के फेमस भजन हैं। तो मास्टर जी कुछ गुनगुनाओगे इस प्रकार से जो भजन आपने जो दिए हैं और फेमस हुए हैं? एक बार भाई हाँ, कोई ना, देखना पड़ेगा, कई बार भाई इतना 2000 कई भजन है जी, ध्यान नहीं रहता। रचनाएं लिख रखी हैं, तो 2000 रचनाओं में से बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। एक सबसे पहले जो फेमस हुआ था ये एक गाना आया था, गजबन पानी न हाँ चले, जी, हाँ जी, बिल्कुल बड़ा। उसकी धुन के ऊपर मैंने दिसोटन का गीत लिखा था, हाँ जी, और वो मास्टर सुरेश बिरला जी से थे, उन्होंने देखा हो हाँ जी। तो बोला भी अच्छा लिखा हुआ है, ये मेरे को दे रिकॉर्ड करते हैं, हाँ जी, तो वो डाला था चैनल पे, जो आरती शर्मा है बैल से, उनके चैनल पे डाला था वो। हाँ जी, हाँ जी। वो तो 2 महीने में 9-10 लाख चला गया था। चला गया था। हाँ, तो सबसे पहला भजन था वो ये था, चूंदड़ी पीहर ते मंगवाइया, ईंढी नंदी पे बनवाई, गली की इकट्ठी हो के सारी, गावे गीत ये चाची ताई, रूप से निखरा चाल रा जकरा, पंजीरी गाल के खाली,
डीजे ऊपर गाम नाचरा झोली के मांगा ले बाजरा वाजच्चा जलवे पर चली वाजच्चा जलवे पर चली। सबसे पहला भजन तो ये इसमें जो भजन आप बता रहे हो को यूट्यूब पर कितना के मिला था, इसने कितने के व्यू आए थे इस पर? इस पे 2 महीने में 10 लाख आ गए थे। उसके 2 बाद महीने के अंदर 1 मिलियन। हाँ जी 10 बहुत लाख आ गए थे। उसके बाद ही फिर उस तरफ ध्यान नहीं गया और भजन आते रहे। तो अभी फिलहाल किस पता किस नहीं चैनल पर चला था जी वो? ये एक अपना हरियाणा करके था हाँ। और एक SPS म्यूजिक और आवाज मतलब मास्टर मास्टर सुरेश जी की सुरेश जी की हाँ, आवाज में। दोनों चैनलों पे मतलब गाना वही था। हाँ जी, हाँ जी। 2 चैनल पे डाल दिया था वो दोनों शायद उन्हीं के रहे होंगे। उन्हीं के होंगे, ठीक बात है। चलो चलो बहुत बढ़िया, बड़ा फेमस। अच्छा अब बात करें आप सुमित कलानौर, उन्होंने जो आपके जो फेमस भजन गाए वो? उनके फेमस भजन है जी, एक तो माता पिता का है। हाँ जी। उसके बाद में लगभग सारे कलाकारी उसको अभी लाइव प्रोग्राम में भी गाते हैं। अच्छा अच्छा, ओ है। सुना दो जी, बहुत बढ़िया। मात पिता की कर ले सेवा यो टेम ना आवेगा कोई ना भक्ति कबूल होवे जो माँ बाप सतावेगा। ये गाना है। बहुत बढ़िया। हाँ कलाकार, बहुत सारे कलाकार इसने गाने का काम करा। लगभग अब तो जागरण में लगभग चलता ही है। तो कहाँ मतलब रिकॉर्डिंग जो इनकी इसकी है वो किस स्टूडियो पे हो रही है और किस चैनल पे फिलहाल चल रहा है वो? ये है जी ND धाकड़ म्यूजिक कंपनी हाँ, हाँ, है बिल्कुल। कलानौर से। उन्हीं के स्टूडियो की रिकॉर्डिंग है और उन्हीं के चैनल पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना चल रहा है वो? व्यूज़ तो जी मेरे को ध्यान नहीं है, बाकी मेरे ख्याल 4 लाख प्लस। 4 लाख प्लस। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और कोई फेमस कलाकार के द्वारा गाया गया भजन आपका? एक सुमित का ही है, उसके खुद के चैनल पे है चेतावनी भजन। एक गाना आया था तो पागल प्रेमी आवारा, वो तर्ज मेरे को बढ़िया लगी तो उसके ऊपर मगर देखते हैं कुछ लिख के तो चेतावनी भजन आया। आपने खुद लिखा दिया था? हाँ वो मैंने खुद लिख अच्छा दिया। अच्छा। तेरा नहीं समझ में आवे से क्यों झूठा रोब दिखावे से न लाया हरि में ध्यान बावले तन रटा नहीं भगवान बावले। बहुत बढ़िया। और ये भजन शायद सुमित की आवाज़ में मेरा पहला भजन था ये। अच्छा ये पहला भजन आपने उनको दिया था? हाँ ये भी मेरे ख्याल 8 लाख के आसपास अच्छा, गया फिर हुआ। ये उससे ज़्यादा है? हाँ सबसे पहले भजन यही था। बहुत बढ़िया। और कोई फेमस कलाकार जिसको आपने भजन दिए हैं? और लक्की शर्मा जी हैं करनाल से। हाँ जी हाँ जी। और उन्होंने किसान का गाया था, वो था हेर मेहनत कस तेरा हाल देख मेरी आत्मा रोवैसे सबका पेट भरण आला आज खुद भूखा सोवे से। ये भजन था। हाँ ये भजन उन्होंने मतलब लक्की शर्मा ने कब से लिया हो आपसे? ये लिया था साहब 1 साल हो गया होगा। 1 साल। हाँ जी। उन्हीं के चैनल पर चल रहा है? हाँ उन्हीं के चैनल पे। लक्की शर्मा भाई करनाल से हैं, जिनका भजन है एक बड़ा फेमस है गोरा गोरा रूप भगवे से वाणे में, इस प्रकार का भजन है बाबा गुरु गोरखनाथ का। उन्हीं कलाकार का जिक्र कर रहे हैं नरेंद्र जी सासरोलिया। तो उसके बाद में एक उनका ही और था। हाँ जी। जो अभी AI भी आया हुआ ना आजकल, उस पर भी जैसे आता है कोई पोस्ट डालते तो नीचे आता है नरेंद्र सासरोलिया कौन है, तो उस पे जो नाम आता है वो इस भजन पे आता है। ओ दीवाना मैं भगमा बाणे का कर भक्ति बन टोलिया रास्ता हरी ठिकाने का ओ दीवाना मैं भगमा बाणे का। ये तो वही तर्ज होगी ना देवकी के जतन। हाँ जी। बहुत बढ़िया। चलो ये बड़े फेमस, ये आपने किसको दिया था? लक्की शर्मा। लक्की शर्मा को दे रखे हैं। तो अब बात करी जाए माता जी की बड़ी भारी समस्या आजकल के जो कवि हों, 4 लाइनें कवि हैं, थोड़ा सा जिक्र कराएंगे आज के कवि और पुराने कवियों के बारे में। तो आज के कवियों के बारे में क्या कहोगे और पुराने कवियों के बारे में क्या कहोगे? भाई देखो पहले
जो भी कवि हुए, हाँ जी। कवि तो देखो कवि ही होता है, आज वाले भी कवि कवि हैं और पहले कवि था, एक कोई ना कोई संदेश होता था उनकी हर बात में, चाहे वो रागनी किस्से से हो, चाहे देशभक्ति की हो, उनमें एक संदेश होता था। जी जी। अभी बीच में कुछ ऐसा सिस्टम आया कि व्यूज आने चाहिए, हाँ बिल्कुल। चाहे लिख दो कुछ भी, जमाना चल रहा है। चाहे लिख दो कुछ भी। ठीक है। तो उसमें हम कवि की भी गलती नहीं बताएंगे, हाँ जी। क्योंकि लोग सुनी उसको रहे हैं, हाँ और सुनने वालों की गलती भी नहीं बताएंगे क्योंकि लिखी वैसे रहे हैं। ये तो दोनों तरफ से ही है। हाँ जी। बाकी मैं तो ये कहूँगा भी अच्छा लिखो। हम्म। शुरुआत में देखो मैं अपनी बताऊंगा, जब वो कैसेट आई थी पासी नेर की, तो उस दौरान जो दौर था, अब घर वालों को पता लगा भी तेरी कैसेट आई, बता रहे हैं गांव में, सुनी हमने कि तेरी कैसेट आई, तो कैसेट पे फोटो आई है, हाँ वो एक बार दिखा तो दे। तो वो मैंने दिखा तो दी, बोले सुना, अब मैं सुनाऊँ क्या, शर्मा हुआ। क्योंकि उस चीज उस टाइप हाँ की उस होती टाइप है, की डिमांड थी। ठीक बात है। तो वो लिखनी पड़ी थी। उसके बाद फिर जैसे हमने सोचा भी, घर वाले बोल रहे कैसेट आई है, कैसेट आई है, सुना। तो उसके बाद फिर मैं जो बताया था आपको सोनोटेक में, वो कैसेटें आ गई, जल्दी आ गई थी वो भी, वो फिर मैंने सुना के अपना पीछा छुड़ाया कि ये आई है। हाँ तो ठीक बात मैं तो है, देखो ये कहूँगा, कोई भी काम करो तो खुद ही जब शर्माना पड़े हाँ, तो ऐसा काम ना ठीक करो, बात मैं तो ये कहूँगा। हाँ भी अच्छा लिखो। ठीक बात हाँ। है, बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज बताओ जी, जैसे पुराने कवि हैं, किसी प्रकरण को लेकर क्या करते हैं, किसी ग्रंथ, काव्य, पुराण, किसी का सहारा लेके, वेद का सहारा लेके ना, जैसे दादा लक्ष्मी है और भी बहुत सारे कवि हैं, तो उन्होंने जो लिखा है वो वेद का सहारा लेके लिखा है। आपकी जो रचनाएं हैं, क्या उनका भी कोई इस प्रकार का कोई ग्रंथ से संबंध या किसी और किसी पुराने काव्य से संबंधित कोई ऐसा भी है? हाँ, पुरानी किताबें पढ़ते रहते हैं, उनमें से जैसे कोई भी चीज़ अच्छी लगी, कोई भी थीम अच्छी लगी, जैसे भी शराब के ऊपर है, हाँ। या किसी भी नशे को लेके है, या कन्या भ्रूण हत्या है, ऐसी कोई भी चीज़ मिल जाती है तो उसके ऊपर लिखते हैं। और जो मैं भजन लिखता हूँ अभी, जैसे शेरावाली माता के भी, या किसी भी बाबा के, श्याम बाबा के, हाँ जी, हाँ जी। तो उन भजनों में भी मेरी जब 4 अंतरा होंगे, तो एक अंतरा में तो ऐसा मिलेगा कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, संदेश उसमें मिलेगा। कोई ना कोई संदेश मिलेगा। तो मेरी कोशिश उन भजनों में भी यही रहती है कि भी कुछ ना कुछ समाज को दिया जाए, दिया जाए। तो उसी को लेकर चलता हूँ मैं। तो आपका जो काव्य है, आपकी जो कविताएं हैं, आजकल पहले 4 की 5 कली की कवि रागिनियां भजन हुआ करते हैं, अब मेरे ख्याल से 2 कली का भी बना दे हैं, 3 का भी बना दे हैं, ऐसा भी? हाँ, जो ये एल्बम वाले गाने जो चल रहे हैं, हाँ ये तो 2 कली के ही हैं। अच्छा अच्छा। मैं अब भी 4 के लिखता हूँ, लेकिन अभी जैसे ये जागरण वाले आ गए, तो लंबा भजन कोई भी, पब्लिक भी थोड़ा सा बोर सी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो ये भजन है, इनमें कई में मैं भी 3 कली कर देता हूँ, नहीं तो 4 की 4 कली का। ज़्यादातर होती है। अच्छा अच्छा 2 कली का कोई भी नहीं है मेरा। अच्छा। 3 का तो मिल जाएगा कोई कोई, लेकिन 2 का कोई नहीं है। एक मास्टर जी, आप कवि हो, आपने ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछूंगा, जैसे पहले जो रचनाएं हुआ करती, एक कली के अंदर 6 लाइन, कली के अंदर 4 लाइन, कली के अंदर 1.5 लाइन, कली के अंदर 3 लाइन, तो आपका जो काव्य है वो किस प्रकार से, कैसा है? ये तो तर्ज के हिसाब से है। कोई भी तर्ज जैसे हमने दिमाग में ले ली भी, उस तर्ज पे लिखना है, तो उस तर्ज में, उस गाने में कितनी लाइन है, उसके हिसाब से उसके अनुसार। कितने टुकड़े आएंगे उसमें, उसके हिसाब से होता है। तो चौकलिया वगैरह भी आपने लिख रखी? हाँ, चौकलिया भी हैं, जो मैं किससे बता रहा था, वो उसमें सारे ज़्यादातर चौकलिया ही थे वो। चौकलिया हैं। और अब भी जो रागनियाँ हैं मेरे पास, वो भी चौकलिया हैं। भजन भी हैं कई चौकलिया, जो उपदेशिक भजन है वो चौकलिया ही सारे। बहुत बढ़िया। चलो मास्टर जी, अब फिलहाल बात करेंगे आप किस कवि को, पुराने जो कवि हैं, दादा लक्ष्मी, दादा मांगेराम हैं, बाजे भगत जी हैं, धनपत सिंह निदाना है, और जाटमेर सिंह है, रामस्वरूप शेटावलीवाला है, किस कवि को अच्छा मानते हो? देखो जी, कवि तो अपनी अपनी जगह सारे ही अच्छे हैं, हाँ जी। सबका अपना अपना लहजा था लिखने का, लेकिन हमने ज़्यादातर लक्ष्मी और मांगे और मेहर सिंह हाँ जी। यही सुने हैं। बाकी जो नंदलाल जी हैं, उनकी भी कोई कोई रचना आती है सामने। धनपत जी का तो एक किस्सा लीलो चमन का ही आता है ज़्यादातर सामने। तो ये कलाकारों के ऊपर रह जाता भी कौन क्या गा रहा है। तो कई कवि ऐसे हैं जो छुप गए, नहीं आ पाई उनकी, ठीक बात। लेकिन
ऐसा नहीं है कि भी उन्होंने अच्छा नहीं लिख रखा, ठीक है। लेकिन वो आई ही नहीं आगे, वजह कोई भी रही होगी। एक आजकल एक कमेटियाँ बन गई हैं, ये भी मैं कहना चाहूँगा भाई, फरमाइश कर देते भाई लक्ष्मी चंद की होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। इसमें एक रंग काट को और इसको दोनों को मिला के ये मैं कहना चाहूँगा भाई, जैसे रंग काट होता है कहीं भी कंपटीशन में जाते हो हाँ आप, जी, हाँ जी। तो रंग काट का मतलब मैं कुछ भी तैयार करके ले गया, सामने वाले कलाकार को नहीं आ रहा। एक तरफ तो हम संस्कृति को बढ़ावा देने की कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये दुश्मनी वाला काम कर रहे हैं, हाँ बेइज्जती कर बिल्कुल रहे सही हैं, बात है। दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं। भाई मैं क्या तैयार करके ले रहा हूँ उसको क्या पता। ठीक रंग काट का मजा जब है जब दोनों कलाकारों को वो तर्ज आती हो, आती हो। तो उनको गाना सुनो क्या गाया, हाँ, तो ठीक मजा बात। आएगा। ठीक बात। तो इसमें लेके मैं ये कहूँगा भाई, जैसे नए कवि भी हैं, उनकी रागनियाँ भी नई गाई जा रही, क्योंकि मौका नहीं मिलता कलाकार को, जहाँ जाते वो बोल देते भाई उस कवि की होनी चाहिए। तो इसमें ये मेरा मानना है, जरूरी भी सही हो सकता है, गलत भी हो। तो कंपटीशन में जहाँ भी जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जाते ही रंग कार्ड शुरू हो जाता है, पहले राउंड आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो राउंड आता है दो रागनियों का नंबर, उसमें नए कवियों की गाएं, ठीक बात है। नई तर्ज भी, हाँ भाई बाउंडेशन ना दो इसमें। नई तर्ज भी हो जाएंगी। इससे दो फायदे होंगे, एक तो नई तर्ज गाने को मिलेगी कलाकार को, वो अपनी तैयार करके ले गया था उसने, वो गा दी। ठीक है। जब रंग काट का नंबर आएगा उसी प्रोग्राम में, तो उसमें पुराने कवियों की गा लो, ठीक है। ताकि दूसरे कलाकार को भी याद होगी। याद हो। तर्ज कोई भी ले लो, उस पर वो सेट कर लेगा कोई भी कलाकार। लेकिन आप बिल्कुल ही नई बना के ले गए तो उस पर तो हाँ, उस पर क्या हुआ? किसी को नीचा दिखाने वाली बात हो जाती है। तो ये एक तरफ हम कह रहे हैं संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आपस में ही अगली बार वो कलाकार कुछ और तैयार करके लाएगा, तो ये तो रंजिश वाली बात हो गई। तो मिल के गाओ, भाई मास्टर जी का रंग काट में दोनों तर्जें ऐसी हों, दोनों कलाकारों को जो आती हो, तो उसमें गाओ, आनंद आएगा, दोनों गाने वाले को भी आएगा, सुनने वालों को भी आएगा। नई तर्जों को राउंड में ले लो, पता भी लग जाए। ठीक बात है। उसमें नए कवि भी आ जाएंगे, उनकी रचनाएं गाई गई। पुरानी रंग काट में पुराने कवि भी ले लो। भाई बहुत अच्छा संदेश दिया है भाई। देखो इस प्रकार से किसी दूसरे कलाकार को नीचा दिखाने का काम ना करो, संस्कृति बचाओ कह के ये काम ना करो। बहुत अच्छा लगा। तो मास्टर जी बात करेंगे कलाकार के बारे में थोड़ी। सबसे पहले मैं हरियाणा के अनबान शान रागनी कलाकार मास्टर सतबीर सिंह भैंसवाड़िया क्या कहना चाहोगे? देखो जी, उनके लिए तो मतलब मास्टर सतबीर जी और पाले राम जी, हाँ जी, उनके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। उनके लिए तो कहने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो एक चीज़ ही ऐसी थी, एक तरह से संस्कृति के लिए लगा लो, रागनियों के लगा लो। हाँ जी, हम अगर उनको भगवान का दर्जा दें हाँ जी, हाँ जी। तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहुत गजब भाई, दिल से कोई चीज़ मानी जाती है तो मास्टर सतबीर भैंसवाड़िया, पलेराम दैया ये पुराने कलाकार रहे हैं। और मास्टर जी ने बोला भाई शब्द देखो, शब्द जहाँ खत्म हो जाए इसका मतलब क्या, बहुत अलौकिक पावर है वह। तो मास्टर जी अगली बात करें आप रमेश कलावड़िया हाँ जी, के बारे में क्या कहना चाहोगे? रमेश कलावड़िया जी भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। हाँ जी, उन्होंने भी दौर चाहे जैसा भी रहा हो, हाँ जी। उन्होंने गंदी रागनियाँ नहीं गाई कभी भी। बहुत बढ़िया। चाहे उनको प्रोग्राम में बुलाओ ना बुलाओ, वापस भेज दो, लेकिन उन्होंने अपना मास्टर सतबीर जी, पलेराम जी और रमेश कलावड़िया जी, इन्होंने अपनी स्टाइल नहीं बदली, वही पुरानी रागनियाँ लक्ष्मी मंगी गाई। नए कलाकार की शायद ही कोई एक आध गाई हो तो गाई हो, नहीं तो वो पुरानी रागनियाँ गाई। उन रागनियों में ये है कि भी वो रागनियाँ सुनेंगे, बात आती है भी कवियों की, पुराने कवियों की, वो रागनियाँ अगर आप सुनोगे ठीक बात, तो गलत नहीं करेगा कोई भी आदमी। ठीक बात। जब तक उन रागनियों के टच में रहेगा गलत नहीं करेगा। अब वो चीज़ें सुनेंगे तो भाई गलत किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, गलत किसी के साथ में करने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। और रही बात पसंदीदा कलाकार की, तो मेरे पसंदीदा कलाकार रागनियों में रहे हैं भाई राजेंद्र खरकिया जी, हाँ जी, और मेरे गुरु जी बाली शर्मा जी। बाली शर्मा जी, दोनों के बारे में बता दो जी। राजेंद्र खरकिया जी का था, दोनों का ही लगा लो भाई, जैसा भी पब्लिक ने डिमांड कर दी ठीक। उसी टाइप की रागनी होगी। वो बाउंडेशन नहीं थी कि वो नहीं गाएंगे वो नहीं गाएंगे। और गाने का जो था लहजा था वो बाली शर्मा जी का अच्छा रहा मेरी नज़र में। हाँ जी, हाँ जी। और याद करने का राजेंद्र खरकिया का ऐसा था कि उसकी 2 बार मैंने रागनी सुन ली उसकी गाई हुई, तो मेरे को याद हो जाती थी वो। अच्छा अच्छा, उनका कुछ तरीका ही ऐसा था, वो एकदम दिमाग में सीधा जाता था। बिल्कुल। बहुत। नरेंद्र दांगी जी के बारे में? नरेंद्र दांगी जी के पास देखो 2 चीज़ है, एक तो पुलिस में, हाँ जी, दूसरा कलाकार। बहुत बढ़िया। दोनों चीज़ होने के बाद भी हाँ जी, कभी मिलोगे तो ये ऐसा महसूस नहीं होगा
मतलब ऐसी बात ही नहीं है, बिल्कुल देसी स्वभाव, बिल्कुल हाँ, सिंपल, बिल्कुल सही बात है। मिलनसार। तो हाँ, ये उनका घमंड नेचर, वाली बात नहीं है हाँ बिल्कुल। उनका नेचर बहुत बढ़िया है। हाँ जी। बात करें जी विकास पासोरिया। विकास पासोरिया ने जी ऐसे टाइम पे गाना शुरू किया था, हम्म। जो मैं बता रहा हूँ, जो दौर था, हाँ जी। उस दौर में शुरुआत में तो हो सकता है उन्होंने भी वैसी गानी पड़ी हो स्टेज पे आने के लिए, लेकिन फिर मेहनत की और सतबीर पाले जी वाला दौर दोबारा हाँ, लाने लाने में। का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो शुरुआत में जब उनका ज्ञान देखो कितना है, शुरुआत में तो हमें भी लगता था भी रागनी तो दो गावे है, हाँ, बात ज़्यादा गए है, बढ़िया बढ़िया। लेकिन ईब जब उसकी बात सुना है तो फिर दिमाग में ये आ गया रागनी रहने दे, इसकी तो हाँ, बात तो वार्ता चले, आने दो। इसकी तो बात तो चला। ठीक है। तो पता नहीं कहाँ से इतना ज्ञान आता है, हर टॉपिक के ऊपर इतना बोलते हैं वो, हाँ जी। बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उनको सुनने का मन करता है, बहुत बढ़िया कलाकार है। हरियाणा के भजन सम्राट नरेंद्र कौशिक जी के बारे में क्या कहोगे? नरेंद्र कौशिक जी भी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। जी। और एक बार वो मैंने कैसेट में जब मेरी बात चल रही थी तो भगत रामनिवास जी सुनारिया वाले, उनकी आवाज़ में मेरे चेतावनी भजन होने थे, तो वो आ गए, वो तबीयत खराब थी, तो हंसराज जी कहने लगे तो नरेंद्र कौशिक की आवाज़ में करवा ले, मगर नहीं जी एक बार तो इन्हीं की आवाज़ में करवाएंगे, भगत जी होंगे। भगत जी की आवाज़ में, अगली कैसेट कौशिक जी तो करवा लेंगे। भगत जी ने भी आपके भजन गाए हैं? आए थे रिकॉर्डिंग के लिए, स्टूडियो तक पहुंच गए थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो उस दिन नहीं हो पाई। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद वो कौशिक जी भी और रामनिवास जी भी दोनों ही, फिर वो मेरा कंपनी का ऐसा हो गया, दौर मैं लिखना ही बंद कर दिया था, तो वो दोनों ही रह गए। ये मतलब दोनों की टीसी है, रामनिवास जी की तो रहेगी, ठीक बात वो है। तो पूरी होनी ही नहीं है। अब हाँ, बिल्कुल बाकी सही बात। कौशिक जी से संपर्क करेंगे कभी। और जी राजफूल कुचरानिया और नरेंद्र कौशिक जी के बारे में? हाँ जी, इनकी, ये दोनों कलाकार हैं जो मेरे भजनों अभी नहीं गाए हैं, तो कोशिश करेंगे इनसे भी मिलने की, और इनकी आवाज़ में भी भजन आए, क्योंकि कौशिक जी तो पुराने समय से ही सत्संग लाइन को लाने वाले ही एक तरह से कौशिक जी हैं। हाँ जी, हाँ, बहुत और बढ़िया। फिलहाल राजफूल जी भी बढ़िया डिमांड है उनकी मार्केट में, तो उनकी आवाज़ में भी कोशिश करेंगे। महेंद्र भट्टी? महेंद्र भट्टी से संपर्क नहीं है जी। अच्छा, हाँ, वो ज्योतराम के हैं, और वो मेरे ख्याल शायद अपने ही लिखते हैं। वो खुद के हाँ, लिख रहे खुद हैं? के लिखते हैं और खुद ही गाते हैं वो। बहुत बढ़िया। तो किस किस देवता के भजन आप लिखा है? लगभग सभी देवता के भजन है जी अपने पास, सारे लिखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन करे, लेकिन हो सकता है अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हों, क्योंकि इतना बड़ा जीवन मास्टर जी का हम एक छोटे सी क्लिप के अंदर समेट के नहीं रख सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब मेरे ख्याल से एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लास्ट संदेश मेरे चैनल को और हरियाणवी संस्कृति को क्या दोगे? जी, संदेश से पहले तो यही है कि सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती, हाँ जी। हरियाणवी कंटेंट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जी जी। और एक जो आपने पहल शुरू की है अभी, हाँ जी। नए पुराने कवियों को, कलाकारों को ढूंढ ढूंढ के इंटरव्यू ले रहे हो, हाँ जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और जी। सभी श्रोताओं से भी गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को साथ दें, सहयोग करें, शेयर करें, जी। और कलाकारों को भी, कवियों को भी ये कहूँगा भी अच्छा लिखो और अच्छा